गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बनाते हैं वो किस तरीके से डिफर करती है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्टनरशिप फर्म की। डन। आपने जैसे पार्टनरशिप की तो उस पार्टनरशिप जैसे आपने कुछ चैप्टर्स किए हैं तो आपने बैलेंस शीट देखी है, उसमें बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लाइबिलिटीज, एंड राइट हैंड साइड में क्या है, एसेट्स। सो दैट इज इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट. But when we talk about one financial statement, the format of the financial statement of a joint stock company, you can see it will be made under the Schedule 3 Part 1 under Companies Act 2013. Yes? Now, yes, very good. That is in the horizontal format, but it will be in the vertical format. अब आप देख सकते हैं कि इसको मेमोराइज करेंगे because in CBSE there is one question like the CBSE used to ask what will be the heading and subheading for a particular item. I can take one example. Say for example they ask capital reserve. एक एग्जाम में क्वेश्चन दिया उन्होंने कि what is the heading and subheading for capital reserve. तो आप क्या बोलेंगे? heading is shareholder fund and subheading is reserve and surplus. So today's our motive is to memorize and to understand different terms of the financial statement of a joint stock company. Done. So first of all we will divide this financial statements into two parts. One is equity and liability and one is assets. Done. दो parts. पहले आपको क्या याद करना है? Two parts, equity and liability, and second is assets. Done. Now we will further divide into four parts: shareholder fund, share application money, pending allotment, non-current liability and current liability. तो चार पार्ट हैं अगर आप याद करेंगे तो। पहला क्या मैंने बताया? शेयर होल्डर फंड, सेकंड शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। अब आपने कहा सर शेयर कैपिटल क्या है? जो कंपनी शेयर अपने इशू करती है दैट इज एक्चुअली शेयर कैपिटल। से कंपनी ने 10 करोड़ शेयर इशू किए ऑफ ₹10, तो 10 करोड़ इंटू 10 इट कम्स 100 करोड़। दैट विल बी द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसके फर्दर सब पार्ट्स हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस दिस पार्ट। तो पहला क्या है? शेयर होल्डर फंड। इट हैज थ्री पार्ट्स, थ्री सब पार्ट्स। वन इज शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। वी विल डिस्कस देम इन डिटेल। सेकेंड इज शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। दिस इज अगेन मेजर हेड। तो वी हैव टोटल 4 मेजर हेड्स हियर। वन बोलिए जरा। वन इज शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। अब आपने कहा सर ये नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट 1 साल के बाद करेगी कंपनी, एंड करंट लायबिलिटी जिनका पेमेंट 1 साल के अंदर करना है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड करंट लायबिलिटी। डन। अच्छा, नाउ वी डिस्कस अबाउट द टू पार्ट्स, टू मेजर हेड्स ऑफ द एसेट्स। वन इज नॉन करंट एसेट एंड वन इज करंट एसेट्स। तो what are non-current assets? Non-current assets are those which will be used for several years. That means for more than 1 year. That is what called non-current asset. And current assets are those which will be converted into cash within a year. Done. Now we will discuss the further sub parts. Like in the shareholder fund we have three. One is share capital, second is reserve and surplus, and third is money received against share warrant. Done. Now in the share application money, pending allotment, we don't have any subhead. Yes sir. C part, money received against share warrant. ये क्या है? It's actually one instrument issued by the company which includes some shares. मान लीजिए किसी ने शेयर वारंट खरीदा कंपनी से, कंपनी ने शेयर वारंट इशू किया। इट शोज ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स जो उसमें लिखे हैं। मान लीजिए लिखे हैं 4000 शेयर्स। तो अगर किसी ने शेयर वारंट खरीदा तो उसने पूरे के पूरे 4000 शेयर्स खरीद लिए। दे विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑन लेटर डेट। तो कंपनी जब वारंट इशू करती है तो वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स को दिखाता है, एक वारंट। ओके, सो दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड बिकॉज लेटर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल। डन। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने शेयर इशू करे। इशू मतलब कंपनी ने ऑफर किए पब्लिक को, पब्लिक ने अप्लाई किया, पर कंपनी ने अभी उनके नाम पे अलॉट किए नहीं है, बैलेंस शीट बीच में बनानी पड़ गई। इसका मतलब कंपनी को अलॉट नेक्स्ट ईयर में करने। तो कंपनी क्या करेगी? उसको लिखेगी शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। डन। अब नॉन करंट लायबिलिटी, देखो इसको याद करना कितना आसान है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहां पे क्या है देखो जरा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इसका सी देखो, सी
अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, तो इसमें क्या है, अदर करंट लाइबिलिटी। यहां पे क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो अगर आपने एक याद कर लिया तो दूसरा याद हो जाएगा। तो मैं रिपीट कर देता हूं, पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लास्ट में जाएंगे तो अदर नॉन करंट लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बीच में एक चीज याद कर लीजिए, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अब डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है कि अगर आपकी अकाउंटिंग इनकम, जो कि आपकी अकाउंट्स बोल रही है, जो आपकी बुक्स बोल रही हैं, इज मोर देन द टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम मींस एज पर टैक्स लॉज, एज पर टैक्स लॉज ऑफ द कंट्री। मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने अपनी बुक्स बनाई, आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, और उसमें जो आपका टैक्स बना वो ज्यादा है, पर एज पर टैक्स लॉज ऑफ द कंट्री कम है। तो आपको देना तो कौन सा है, एज पर टैक्स। तो इसका मतलब आपने टैक्स कम दिया, तो वो आपके लिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, जो कि बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? प्लीज लिसन, प्लीज लिसन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आईएससी में तो काफी अच्छा, लाइक 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बट एज फार एज सीबीएसई इज कंसर्न, 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स विल कम फ्रॉम दिस। सो मैंने आपको बताया इक्विटी एंड लायबिलिटी, मेजर हेड्स मैंने बताए 4। इसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया नॉन करंट लायबिलिटी के सब हेड्स। अब करंट लायबिलिटी के सब हेड्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, देखो यहां लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो यहां क्या लिखेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अदर नॉन करंट लायबिलिटी, इट इज अदर करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दिस इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। डन। अब बीच में आपने याद कर लिया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैंने लिखा भी है अकाउंटिंग इनकम इज ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम। यहां पे आपको क्या याद करना है, देखो यहां पे दिस इज व्हाट कॉल्ड, देखो यहां ट्रेड पेबल, इज इट ओके? तो ये पार्ट था आपका लायबिलिटी साइड का। टॉक अबाउट एसेट्स। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के सब पार्ट क्या है देखिए, प्रॉपर्टी कॉमा प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। अब इसके फर्दर पार्ट्स हैं, फर्दर पॉइंट्स हैं इसके अंदर, मतलब हेड, मेजर हेड के अंदर सब हेड, और सब हेड के अंदर फर्दर पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स हैं इसके। देखिए प्रॉपर्टी कॉमा प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, इसके 2 पार्ट कर दीजिए, प्रॉपर्टी कॉमा प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट को अलग कर दिया। डन। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसका मतलब क्या है, आपकी बिल्डिंग बनी नहीं है, कंस्ट्रक्शन में है, अभी चल रहा है कंस्ट्रक्शन, तो क्या बोलेंगे उसको, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, मान लीजिए अभी आपने कोई रिसर्च कर रहे हैं आप, आरएनडी, तो आरएनडी एक्सपेंडिचर क्या है, अभी आपने आरएनडी एक्सपेंडिचर चल रहा है, अभी कोई आपने रिसर्च की नहीं है, रिसर्च प्रोसेस में है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो ये किसके सब पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स हैं प्रॉपर्टी कॉमा प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट के। नेक्स्ट बी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट डेफर्ड टैक्स एसेट्स, इसका उल्टा कर दीजिए, यहां पे अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, यहां पे अकाउंटिंग इनकम कम है। अकाउंटिंग इनकम का मतलब जो आपकी अकाउंट की बुक्स कह रही हैं, और टैक्स लॉज के हिसाब से ज्यादा है, तो ये आपकी एसेट हो गई, क्योंकि जो आपको टैक्स देना है वो कौन सी इनकम पे देना है, टैक्सेबल इनकम पे, तो आपने टैक्स ज्यादा भर दिया, जब टैक्स ज्यादा भर दिया तो क्या बन गई आपकी एसेट। नेक्स्ट अगला है आपका लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। आपने कहा सर ये लोन एंड एडवांस तो क्या होता है, ये तो एसेट, ये तो लायबिलिटी होती है लोन, तो आपने एसेट्स में क्यों लिखा है, क्योंकि लोन लिया नहीं है, लोन दिया है या एडवांस दिया है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड लॉन्ग टर्म लोन एडवांस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। तो जरा इसको मेमोराइज कर लेते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं नॉन करंट एसेट की, पहला क्या है, प्रॉपर्टी कॉमा प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। डन। इसके 4 सब पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टी कॉमा प्लांट एंड इक्विपमेंट, नेक्स्ट क्या है, इंटेंजिबल एसेट, देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर क्या है आपका डेफर्ड टैक्स एसेट्स, फिर लॉन्ग टर्म लोन एडवांस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट करंट एसेट्स। देखिए करंट एसेट्स को याद कैसे कर सकते हैं आप, इसका बी पार्ट देखिए, बी क्या है बताओ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो यहां पे क्या है देखो, करंट इन्वेस्टमेंट। अब लास्ट में चले जाइए, लास्ट में क्या है देखो जरा, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, इसमें क्या है देखो, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। सबसे आखिर में जाइए, अदर नॉन करंट एसेट्स, इसमें क्या है, अदर करंट एसेट्स। तो अब इसमें केवल 3 याद करने हैं आपको, बी पे देखिए, बी इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, केवल ये लर्न करने हैं। डन। तो ये आपका फॉर्मेट ऑफ द
financial statements of a joint stock company है, that is the balance sheet of a joint stock company. It is in the vertical format. अब हम इसके फर्दर सब पार्ट्स की बात करते हैं. जैसे बात करते हैं शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल में क्या आता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल सबसे पहले आता है. ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब है मैक्सिमम शेयर्स व्हिच ए कंपनी कैन इशू इन इट्स लाइफ टाइम, दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल. इशूड that part of authorized which the company issued to the general public, that is what called issued. मतलब authorized मतलब कितना मैक्सिमम अथॉरिटी था, issued का मतलब उसका वो पार्ट जो कंपनी ने पब्लिक को इशू किया. सब्सक्राइब्ड का मतलब पब्लिक ने जितना अप्लाई किया, that is what called subscribed. सब्सक्राइब्ड के फर्दर दो पार्ट होते हैं, मैंने लिखे नहीं है यहां, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड. तो जो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड है उसमें से कॉल एंड अरियर माइनस होगा और शेयर फॉरफीचर ऐड होगा. अब ये शेयर फॉरफीचर एक टर्म है जो आप सीखेंगे जब आप इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर करेंगे. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस विद रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम. अब जरा ध्यान से देखिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम में से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर गिवन है तो क्या कर देंगे? माइनस. जनरल रिजर्व, सिंकिंग फंड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस तो जुड़ेगा, डेबिट बैलेंस है तो क्या कर देंगे? माइनस. एंड शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट. शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट का मतलब ये होता है कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन दे रखा है कि ऑन फ्यूचर डेट वो कंपनी के शेयर्स को थोड़े कम रेट पर कंपनी से बाय कर सकते हैं. ऑप्शन अभी खुला हुआ है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट. डन. नाउ मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट में डिस्कस कर चुका हूं. लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या याद करेंगे आप? लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट. एक वर्ड और भी होता है मॉर्गेज लोन, तो मॉर्गेज लोन भी आप यहीं पे काउंट करोगे क्योंकि टर्म लोन इज आल्सो कॉल्ड मॉर्गेज लोन. ठीक है. नेक्स्ट अगला है आपका अदर नॉन करंट लायबिलिटीज. अदर नॉन करंट लायबिलिटी, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हमने यहां पे लिया. इसका मतलब क्या है? डिवेंचर से कंपनी के लिए लोन है जो कंपनी को लॉन्ग टर्म में पे करना है, तो कंपनी को उस लोन के साथ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर. मैंने इसको अंडरलाइन किया है, इसका मतलब यह है कि ये वाला जो वैल्यू है सीबीएसई के लिए यहीं पे काउंट करेंगे हम, पर आईएससी इसको, आईएससी बोर्ड जो है इसको कहां पे ले रहा है? लॉन्ग टर्म बोरिंग में काउंट कर रहा है. सुन रहे हैं आप? ये वाला जो वैल्यू मैंने जो अंडरलाइन किया है सीबीएसई के अकॉर्डिंग यहीं पे है और आईएससी के अकॉर्डिंग ये इसको कहां ले रहा है? लॉन्ग टर्म बोरिंग में. ठीक है. तो आप आपका क्योंकि आईएससी बोर्ड है तो यू विल टेक इट हियर इन द लॉन्ग टर्म बोरिंग. डन. बट सीबीएसई स्टूडेंट्स विल टेक इट हियर, कहां पे लेंगे इसको? अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स लेंगे. नहीं, ये मैंने अंडरलाइन कर लिया है. नहीं, वो यहां पे अभी सीबीएसई के हिसाब से, आईएससी के हिसाब से आप इसको यहां ले लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट अगला क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन. इसमें क्या है? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट लाइक पीएफ, प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी एंड प्रोविजन फॉर वारंटीज, प्रोविजन फॉर वारंटीज. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. शॉर्ट टर्म मतलब कम टाइम पीरियड के लिए, लाइक लोन रीपेबल ऑन डिमांड, मतलब ऐसा लोन आपने ले रखा है जो ऑन डिमांड आपको वापस करना पड़ेगा, दैट इज करंट लायबिलिटी. बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. इसका मतलब समझ लीजिए जरा. इसका मतलब है डिवेंचर क्या होता है? लॉन्ग टर्म. मान लीजिए डिवेंचर्स कंपनी ने इश्यू करे जो कंपनी को वापस करने हैं 10 ईयर्स के बाद. जब 10th ईयर स्टार्ट होगा, 10th ईयर मान लीजिए, तो वो क्या मान लिया जाएगा? करंट लायबिलिटी. उसको बोलेंगे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. नेक्स्ट ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बीपी आएगा. अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा? इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, नॉट ड्यू, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कॉल इन एडवांस एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड. ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है ये सब किसमें काउंट होगी? अदर करंट लायबिलिटीज में. नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, दैट इज प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, जो कि विद इन 12 मंथ्स होगा. क्या होगा? विद इन 12 मंथ्स. अदरवाइज प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट ऊपर भी था यहां पे, पर इसमें विद इन 12 मंथ नहीं लिखा है. प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. सीबीएसई इसको यहां लेगा, पर आईएससी वाले इसको कहां लेस कर देंगे? डेटर्स में से. कहां से लेस करेंगे? डेटर्स से. यस सर, ये जो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट वाला जो है, हाँ, ये वो है ना जिसके अंदर कंपनी को एक हिस्सा एम्प्लॉय, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या लिखेंगे भैया आप? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, व्हीकल, इक्विपमेंट, लाइव स्टॉक. लाइव स्टॉक लाइक हॉर्स, बफेलो, काउ, दैट इज लाइव स्टॉक. और अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे? लेस. नेक्स्ट
इंटेंजिबल एसेट में क्या आएगा? गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट्स, तो ये इंटेंजिबल एसेट है। क्या है? इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट, हाँ पेटेंट्स, पेटेंट्स मैंने यहाँ अच्छा लिखा नहीं है, पेटेंट्स भी इसी में आएगा, पेटेंट्स विल ऑल्सो कम हियर, पेटेंट्स भी यहीं पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, दैट इज बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, और ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, R&D एक्सपेंडिचर। नाउ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि आपने अपने कंपनी के शेयर इशू नहीं किए, आपने किसी और कंपनी के शेयर में पैसे लगाए हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इक्विटी, प्रेफरेंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म। अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है तो हम इसको लॉन्ग टर्म मान लेंगे। नेक्स्ट, अगला क्या है हमारा? डेफर्ड टैक्स एसेट, मैं डिस्कस कर चुका हूं। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, इसका मतलब क्या है? लाइक लॉन्ग टर्म लोन एडवांस टू एम्प्लॉइज, कैपिटल एडवांस फॉर परचेज ऑफ कैपिटल गुड। मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी है, उसके लिए आपने कुछ एडवांस पेमेंट की है, तो इसमें आएगा। डन। इसके अलावा क्या है? अगर आपने अपने एम्प्लॉइज को लॉन्ग टर्म का लोन दे रखा है अपने एम्प्लॉइज को, ये भी यही आएगा। नेक्स्ट, अगला है आपका अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट में क्या है? जैसे मान लीजिए आपने बिजली का कनेक्शन लिया अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए, तो उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा, किसने? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने, तो दैट विल बी कॉल्ड व्हाट? सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो ये किसमें आएगा बोलो? अदर नॉन करंट एसेट्स। नाउ वी टॉक अबाउट करंट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह लिखा है, पर इसमें साथ में ये भी लिखा है लेस देन 12 मंथ्स। डन। इसका एक और नाम भी है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड। नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल में दो ही चीजें हैं, डेटर एंड BR। करेक्ट। और IAC वाले स्टूडेंट्स को इसमें से प्रोविजन माइनस करना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है आपका कैश एंड बैंक बैलेंस। इसमें कैश, बैंक एंड चेक और ड्राफ्ट है। डन। एंड शॉर्ट टर्म लोन एडवांस में क्या आएगा? एडवांस रिकवरेबल इन कैश। इसका मतलब है आपने एडवांस दिया तो है, बट वो कैश में रिकवर हो जाएगा, मतलब वापस मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट इज अदर करंट एसेट्स। इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिविडेंड रिसीवेबल, अक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स आएगा। ओके। तो मैंने अप टू द टाइम मैंने पूरा फॉर्मेट डिस्कस किया है, और इसका हेड और सब हेड फर्दर मैंने आपसे डिस्कस किया है। ओके। सो अगर आप इसका पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप इसका पिक्चर ले सकते हैं, ये मैंने एलेबोरेट किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।